लेकिन आज इस तरीके की घटनाएं जोधपुर में घटी, नागौर में घटी, सवाल बहुत से हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की आज जयंती है। आज पाक महीने के पूर्ण होने, इबादत के महीने के पूर्ण होने के बाद ईद का मुकद्दस दिन है, यानी इबादत, आराधना, प्रार्थना और समर्पण का दिन, जिसमें अमन होना चाहिए, जश्न होना चाहिए, मुबारकबाद का दौर होना चाहिए। लेकिन जैसा रामनवमी पर करौली में हुआ, वैसा ईद और परशुराम जयंती पर जोधपुर में हुआ। सवाल यह भी है कि क्या यह संयोग है या फिर सियासी धार्मिक आधार पर प्रयोग है। मिठाई खिलाने, गले मिलने, एकता दर्शाने की जगह पत्थर चलाने, तलवारें चलाने, चाकू चलाने, आग लगाने की तस्वीरें क्यों? क्या धर्म खतरे में है या फिर धर्म के नाम पर चलने वाली सियासत खतरे में है और जल रहा है प्रदेश? झंडे लगाना, हटाना, लाउड स्पीकर बजाना क्या धर्म का हिस्सा है? आज बात इस मुद्दे पर कि कब तक यूं ही लड़ते रहेंगे, जबकि लड़ाई में बहते खून का कोई धर्म नहीं होता। और सामाजिक सौहार्द के मिठास में कट्टरता की कड़वाहट क्यों घोली जा रही है? और इससे भी बड़ा सवाल, ये घोल कौन रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें। हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें, ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी और जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, जहां तनाव की स्थिति और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया और कहा कि कल देर रात से जो तनाव पैदा हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राजस्थान की मारवाड़ की परंपरा रही, सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहार पर प्रेम भाईचारे से रहते हैं। उन्होंने अपील की कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें। लेकिन जिस तरीके से तनाव पैदा किया गया, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, डंडे चले, आंसू गैस पुलिस को चलानी पड़ी, चाकूबाजी हुई, तलवारें लहराती लोग नजर आए, क्या वाकई में धार्मिक आधार पर कट्टरता को बढ़ावा मिल रहा है? करौली के बाद अलवर में जो घटा है, उसके बाद जोधपुर में जो घटा है, क्या यह संयोग नहीं प्रयोग है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए। सुधांशु माथुर जी, जोधपुर में आज जो घटा है, क्या आपको लगता है कि इसको टाला जा सकता था और प्रशासन का एक तरीके से इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, जिसकी वजह से जोधपुर में वो तस्वीरें आज दिखाई दी जो दिखाई नहीं देनी चाहिए थी? नहीं विजेंद्र, आप सही कह रहे हैं कि सुबह से सरकार भी जो मंथन कर रही है, आज मुख्यमंत्री सीएमओ के अंदर उन्होंने पूरा समय दिया और जोधपुर की घटना के ऊपर लगातार वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। उसमें जो लब्बो-लुआब ये निकला कि मुख्यमंत्री और जो अन्य अधिकारी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को माना है कि इंटेलिजेंस जो है उसका कहीं ना कहीं फेलियर जरूर है। देखिए, करौली की घटना होती है, एक बड़ी घटना थी, उसके बाद होना ये चाहिए था कि इंटेलिजेंस के कान लगातार सतर्क रहते, हर आहट को इंटेलिजेंस सुनती। उसके बाद राजगढ़ हुआ, राजगढ़ के बाद फिर अब जोधपुर। तो तीन बड़ी घटनाएं अगर इस प्रदेश में हो जाए और तीनों सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाएं हो, पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने वाली घटना हो, तो इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी तो जो है विजेंद्र, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। रही बात इसकी कि जैसे भी रविवार को मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री ने रविवार को जयपुर में एक अपना जो है, हमारे साथ डीजीपी साहब जुड़ चुके हैं, लाटर जी। लाटर साहब, जिस तरीके से जोधपुर के अंदर घटना घटी, आपको लगता है इंटेलिजेंस फेलियर है? देखिए, ऐसा है, पुलिस बिल्कुल सतर्क थी। आपको ध्यान होगा, ये पुलिस ही है जिसने दोनों पक्षों को आपस में भिड़ने से रोका है। ये पुलिस वर्सेस सिटीजन था, दोनों तरफ की, आपस में उनको भिड़ने नहीं दिया है और पूरी माकूल व्यवस्था की हुई थी। जी, अभी क्या स्थिति है सर? अभी वर्तमान स्थिति क्या है? एकदम शांतिपूर्वक है और मैं आपके माध्यम से आमजन को अपील करना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें। जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल कड़ी से कड़ी उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी लाटर सर, अभी कितने अधिकारी वहाँ कैंप किए हुए हैं जोधपुर में?
वहाँ पर अभी आपको ध्यान होगा ACS होम और ADG लैंड ऑर्डर और गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी और जोधपुर के प्रभारी मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी, ये तो अभी यहाँ से गए हैं। और उससे पहले ही जो हमारे कमिश्नरेट के ADG प्रभारी हैं संजय अग्रवाल जी, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरा स्थिति नियंत्रण में लिया हुआ है। सर कितने थानों में अभी हमने कर्फ्यू लगाया है? हमने 10 थानों में अभी कर्फ्यू लगाया है और पूरी तरह उसकी पालना करवाई जा रही है। सर कुछ कारण पता लगा कि आखिर ये सब क्यों हुआ? जोधपुर तो इतनी शांत जगह है, वहाँ पर अचानक इस तरह की घटनाएं कैसे हुई? कोई प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ पता लगा हमको? देखो अभी जांच की जा रही है, जो भी चीज सामने आएगी, जो भी फैक्ट सामने आएंगे आपसे बिल्कुल शेयर किए जाएंगे। सर जिस तरीके से झंडे को लेकर विवाद हुआ, पहले भगवा झंडा लगाया गया, फिर उसको हटाकर एक और समुदाय विशेष का झंडा लगाया गया, अलग अलग जगहों पर झंडे लगाए गए, लाउड स्पीकर लगाए गए, क्या इसकी परमिशन ली गई थी? देखो ऐसा है, जहाँ तक ये ईद की पूर्व संध्या की बात है, ये जब भी त्योहार आते हैं सभी समाज अपने अपने बाजारों को सुसज्जित करते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं। उसी के अंतर्गत ये छोटा मोटा वहाँ पर जो अपना झंडे लगाए जा रहे थे। सुबह में जो परशुराम की जयंती थी उसके संदर्भ में भी लगाए गए थे जी। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है अपने बाजार को संवारना, सजाना, ये इसके लिए कोई अलग से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये जरूर है जहाँ किसी को आपत्ति है वहाँ पर हम बीच में आते ही हैं और कानून की पालना करवाते हैं। सर ऐसा नहीं है कि किसी नॉन इशू को इशू बनाने की जो है या कोशिश की जा रही है? ये देखो आप भी जानते हैं पूरा जो माहौल है थोड़ा सा चार्ज है, इसमें सभी को सावधानी रखने की जरूरत है। जी सर लेकिन कोई ऐसा नियम तो होना चाहिए कि जितने भी मॉन्यूमेंट है या फिर जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे वो सेनानियों की हो या फिर बाकी किसी की हो, उनके ऊपर कोई भी झंडा ना लगे, लगे तो तिरंगा लगे, क्योंकि विवाद वहीं से शुरू हुआ है। आपने देखा होगा, बिल्कुल हमने वहां पर तिरंगा ही लगाया है। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन सुधांशु जी, मेरा सवाल फिर भी वहीं पर आकर खड़ा होता है सर, क्योंकि जानकारी है 2 दिन तक भगवा झंडा वहां लगा रहा। सवाल यह है कि क्या उस पर किसी की नजर नहीं गई जब उसको उतारा जा रहा था? और करौली हम देख चुके हैं, तो इतना तो होना चाहिए कि कम से कम उस चीज को समझा जाए, क्योंकि परशुराम जयंती भी थी और ईद भी थी। टकराव की स्थिति बन सकती थी, और वो भी उस माहौल में जब पूरा देश चार्ज है और इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। देखिए विजेंद्र, जब प्रदेश में करौली जैसी घटना हो चुकी थी और सरकार ने उसको बामुश्किल से कंट्रोल किया और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर वापस स्थापित करने की कोशिश करी, उसके बाद तो पुलिस, स्थानीय प्रशासन, ये जितनी भी एजेंसियां जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत थी। कल रात की घटना है, कल रात को 2 गुट आमने सामने हो गए, उसके बाद उनका शांति से उनको वापस अलग किया गया, फिर भोर होते ही सुबह वापस आमने सामने आ गए। और जैसे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जोधपुर के अंदर भी लाउड स्पीकर और झंडा 2 की एंट्री हुई है, और इसके कारण जो है वहाँ का माहौल बिगड़ा है। देखिए अभी तक हम झंडा, लाउड स्पीकर के जो मुद्दे थे वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में देख रहे थे। राजस्थान में शायद ये पहला ऐसा मामला है कि जहाँ पे लाउड स्पीकर और झंडे को लेकर जो एक मामूली सा जो एक इशू था उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया, और उससे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ा। लेकिन तो, सर क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2-3 दिन पहले खुद ही कह चुके हैं कि अभी चुनाव है, बीजेपी लगातार माहौल को गरमा रही है और करौली जैसी और घटनाएं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी हैं, उनके पास इनपुट इस तरीके के होंगे, तो क्या कहीं चूक रही है इस घटना को लेकर? देखिए जैसे भी अपन पहले ही बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय एजेंसियां थी जिनकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर बनाने की, उनसे कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। अब जो चूक हुई उसने विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया। आप देखिए कि करौली से लेकर राजगढ़ और राजगढ़ से लेकर जोधपुर लगातार जो सरकार अभी तक 3.5 साल तक बढ़िया काम कर रही थी, प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम था। आप बताइए कि 3.5 साल में कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने वाली घटना हुई? नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रदेश के अंदर नॉन इशू को जो इशू बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी मैंने डीजीपी साहब से भी पूछा, तो ये नॉन इशू को इशू बनाकर ना सिर्फ कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान लगाना या अन्य व्यवस्थाओं पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाना, इस बात को कहीं ना कहीं संकेत देता है विजेंद्र कि कुछ तो ऐसा चल रहा है,
कुछ तो ऐसा इस प्रदेश के अंदर होने जा रहा है कि जो ना सिर्फ यहाँ की व्यवस्थाओं को जो है वो कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश हो रही है, बल्कि जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल है। राजस्थान देखिए, पूरे देश के अंदर चुनिंदा ऐसे राज्य होते हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि वो सबसे शांत है। जैसे उत्तराखंड को कहा जाता है कि बड़ा शांत प्रदेश है, राजस्थान के लिए कहा जाता है कि बड़ा शांत प्रदेश है। तो इन शांत प्रदेशों के ठहरे हुए पानी में अचानक कंकर मारकर जो एक लहरें उठाई और उन लहरों से जो मुद्दे उठे, जो समरसता जो बिगड़ी, जो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की जो कोशिश हुई, वो मुझे लगता है कि वो कतई सही नहीं है। हाँ, अगर 2 दिन पहले सीएम खुद कहते हैं कि करौली तो एक प्रयोग था और प्रदेश के अंदर इस तरह के कुछ और इंसिडेंट हो सकते हैं, उन्होंने ये भी खुल के आरोप लगाए थे कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने अपने सांसदों को कह रखा है कि वो वहाँ पर जाकर और सरकार को काम नहीं करने दें। मुख्यमंत्री का कहना था कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सरकार को काम करने से रोकती हैं, जनताओं की योजनाओं को जनता के पास ले जाने से रोकती हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार के काम में बाधा बन रहा है, सरकार की जो योजना है उनको लागू करने में बाधा बन रहा है। और मुझे लगता है कि देखिए, किसी भी प्रदेश का अगर आप वो देखेंगे रिपोर्ट कार्ड, तो रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहला जो ऊपर सब्जेक्ट होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर जी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उस प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड को दिखाता है कि कितना जो है उसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है या कितना उसका मध्यम दर्जे का है या उसका खराब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के अगर अटैक होगा, अगर पूरे देश के अंदर राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो विजिंदर टारगेट होगी और उसके ऊपर सवालिया निशान भी लगेंगे। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर परशुराम जयंती मनाई जा रही है, ईद मनाई जा रही है, तो जोधपुर को क्यों चुना गया? जोधपुर को क्या इसलिए चुना गया कि मुख्यमंत्री का जन्मदिन और मुख्यमंत्री का गृह जिला और वो खुद गृह मंत्री हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ संयोग नहीं है जो जोधपुर में हुआ है? नहीं, देखिए, अगर संयोग अगर हम माने तो करौली संयोग हो सकता था। चलिए कि एक यात्रा निकली, वहां पर उन्माद हुआ, झगड़ा हुआ और जैसे तैसे सरकार ने कंट्रोल कर लिया। फिर अलवर जो है आप अलवर के राजगढ़ में आइए, 4 दिन पहले जो है सारी तोड़फोड़ होती है, 4 दिन बाद वो मुद्दा बनता है। अब जोधपुर, तो जोधपुर आज देखिए 4 बड़े जो है वो इवेंट राजस्थान में होने थे। पहला मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, दूसरा अक्षय तृतीया थी, तीसरा ईद थी और चौथा परशुराम जयंती थी। तो जब 4 बड़े इवेंट प्रदेश में हो, जगह जगह लोग उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो और लोग सेलिब्रेट कर भी रहे हो, ऐसे में जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो स्थानीय एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे जिला प्रशासन हो, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद रखते और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को नहीं होने देते। सर, क्या जोधपुर को चुना गया है, जानबूझकर चुना गया जोधपुर को? देखिए, कहीं ना कहीं तो ऐसा ही है ना कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि लगातार षड्यंत्र जो है इस प्रदेश के अंदर रचे जा रहे हैं और सरकार को न सिर्फ बदनाम करने की साजिश हो रही है बल्कि सरकार को काम करने से रोका भी जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक नहीं दर्जनों बार कहा है कि विपक्ष जो है नॉन इशू को इशू बनाने में माहिर है और वो लगातार छोटे छोटे मुद्दों को इशू बनाकर और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री साथ में ये भी कहते हैं कि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और वो जानती है कि कौन क्या काम कर रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं और विपक्ष क्या काम कर रहा है और आने वाले समय में यही जनता सबको जवाब देगी। तो ये तो भविष्य के गर्त में है कि जनता किसको क्या जवाब देगी। लेकिन आज की तारीख लेकिन कोई नहीं चाहता सर कि पत्थरबाजी हो, लहू बहे, खंजर चले, इस तरीके की घटनाएं हो। तो मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जमीन पर अगर विश्लेषण किया जाए तो 2 पहलुओं से मैं समझना चाहूंगा। पहला, उन आम आदमियों के नजरिए से जो लड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं, क्या उनको लगता है कि धर्म खतरे में दोनों तरफ से? और दूसरी तरफ, क्या जो उनके पीछे से उनको प्रोत्साहित करें, उनको लग रहा है कि धर्म पर आधारित जो सियासत है वो वर्तमान स्थिति में खतरे में है? क्या आपको लगता है दोनों स्थिति की वजह से ये घटना घट रही है? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो जरूरत इस चीज की है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर कैश कौन कराना चाहता है। सरकार की या जांच एजेंसियों की सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस चीज पे होनी चाहिए कि देखिए, हम जानते हैं कि इस देश के अंदर धर्म सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है और अगर आप उस सॉफ्ट कॉर्नर को प्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं भावनाएं जो है वो उद्वेलित होंगी और लोग भड़केंगे। तो सरकार को जो है सबसे पहले इस चीज़ पे जांच करनी चाहिए, पुलिस को, इंटेलिजेंस को, जो भी खुफिया एजेंसी हैं, कि आखिर कौन ऐसे शख्स हैं जो राजस्थान की समरसता को
खराब करना चाहते जी। हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपने उद्देश्यों में सफल होना चाहते हैं। करौली हुआ, राजगढ़ हुआ और अभी अभी हमने देखा कि नागौर के अंदर भी एक छोटी घटना हुई। तो जी। अगर ये सिलसिला चला तो फिर राजस्थान में कहा जाएगा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है और उसका कहीं ना कहीं जो लाभ लेना चाहते होंगे वो भविष्य में लाभ लेंगे। तो सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करे, इस प्रदेश की आम जनता को प्रोटेक्ट करे और जो माहौल जी। है उसको शांत करे और लोगों को किसी भी तरह से समझाइश करे। हाँ, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से ये जो है ये एक अपील करते हैं कि आप एक तो सबसे पहले किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। अगर आपको लगता है कि प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं कि जो समरसता को या सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं तो तुरंत जो भी जांच एजेंसियां हैं या जो भी जिम्मेदार एजेंसी है उन तक बात पहुंचाए और उनको ये बताएं कि भाई फलाना व्यक्ति जो है इस तरह की हरकत कर रहा है जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो फर्स्ट इंडिया की अपील को एक बार फिर हम दोहराते हैं कि आप इन सारी चीज़ों के बीच में मत आइए, आप किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। ये प्रदेश बहुत ही शांत प्रदेश रहा है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक बार फिर हमारी अपील है कि आप इस प्रदेश की समरसता को, गंगा जमनी तहजीब को जो है वो बना के रखें। सर, इसीलिए हमने आज पॉलिटिकल पार्टी से प्रोग्राम में किसी को बुलाया भी नहीं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि वो धार्मिक उन्माद को पैदा करे। लेकिन सर, जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई देती हैं उनमें तलवारें दिखाई देती हैं, डंडे दिखाई देते हैं, चाकू दिखाई देते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या राजस्थान के अंदर अवैध हथियार काफी ज्यादा हैं जो वक्त वक्त पर दिखाई देते हैं और एक अभियान ऐसा चलना चाहिए, सघन अभियान, कि जिनके पास भी ऐसे हैं रैंडमली चेकिंग हो और उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। एक डर तो होना चाहिए। नहीं, देखिए, जब तक इकबाल बुलंद नहीं होगा तब तक भय नहीं होगा। तो अभी आपको बताएं कि कुछ समय पहले जो जयपुर के कमिश्नरेट के कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव, उन्होंने एक अचानक सुबह 5 बजे एक अभियान चलाया और करीब 300 से ज़्यादा जो सस्पेक्टेड थे उनके ठिकानों पे छापे मारे और पूरे जयपुर के अंदर एक भगदड़ सी मच गई और काफ़ी जो वांटेड जो थे अपराधी उनको पुलिस ने दबोच लिया। बहुत सारी जगह से आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली। तो इसी तरह के प्रयोग लगातार हर जिले में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक भय नहीं होगा तब तक विजेंद्र जो है आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जो है वो सोच नहीं सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी पुलिस की भी है, ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की भी है। अंतिम सवाल सर आपसे, क्या 2023 के चुनाव से पहले राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा धर्म होगा? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जिस तरह से राजस्थान में एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक राजस्थान में धर्म की राजनीति नहीं थी। कहा जाता था कि राजस्थान में जातिगत राजनीति है और जातियों को साथ कर यहाँ पर सरकारें या तो बनती हैं या बिगड़ती हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ एक लंबे समय के बाद कि धर्म को लेकर जो है वो अब राजनीति का यहाँ पर बीज बोया गया है, जिसका मुझे लग रहा है कि शायद अंकुर तो फूट पड़ा है। अब ये फसल कितनी लहलाएगी ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में धर्म की एंट्री जो है मुझे लगता है कि विजेंद्र राजनीतिक दृष्टि से भी ना तो ये ठीक है ना आम जन के लिए ठीक और ये सामाजिक तौर पर भी सही नहीं है। सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर धर्म के नाम पर आप सब कुछ जला देंगे तो याद रखिएगा उससे बहता हुआ खून उसका कोई धर्म नहीं होता और वो आपका आसपास के ही लोग हैं। इसलिए शांति बनाए रखिए। अगर कोई उस सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो आप सीधे उससे मत टकराइए। उसके लिए पुलिस प्रशासन है, उनको कंप्लेंट कीजिए, वो अपने आप उसको कंट्रोल करेंगे। आपस में मत लड़िए। त्योहार है, जश्न, खुशी, इबादत, प्रार्थना का त्योहार, उसे वैसे ही मनाइए शांति के साथ। नमस्कार।